गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के चौथे लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना भी आप लोगों को हम दे पा रहे हैं इस महामारी में, वो डैट्स अपना बेस्ट है। जो पॉसिबिलिटी हो सकता है वो हम आपके लिए कर रहे हैं। और हमारा प्लानिंग है कि ये जो है सिलेबस हम मई एंड तक को कोशिश है हम लोग का मई एंड तक कवर करें। उसके बाद क्या करेंगे कि जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे, जो कि हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस सब्जेक्ट को तैयार करें, ताकि हम चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट से जो टॉपर आए आप लोगों से वो यहीं से आए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जो ये लेक्चर बना रहे हैं केवल आपके सेमेस्टर के लिए है। ये जो लेक्चर है आप सभी जगह यूज़ कर आपके हर जगह बेनिफिशियल होगा, हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो जेई के एग्ज़ाम होगा, चाहे एई के एग्ज़ाम होगा, चाहे गेट का एग्ज़ाम होगा, मतलब किसी भी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और जितना भी कंटेंट हो सकता है, देखिए इतना ही कंटेंट क्या होता है कि आगे भी गेट और ईएस में भी दिया जाता है। तो देखिए, हम चाहते हैं कि आप लोग जो देखिए अभी आप लोग को ये चीज़ फील नहीं होगा कि अरे क्या मिल रहा है हमें, क्या नहीं मिल रहा है, हमारा सेमेस्टर क्लास चल रहा है। जब जैसे ही आप आगे जाएंगे ना, जब आप अगले क्लास में जाइएगा तो आपको ये फील होगा कि नहीं, हम लोगों को सही में सर ने बहुत एक लेवल में पढ़ाया है। तो इसलिए कोशिश करिएगा दोस्तों कि इसको अच्छे से आप लोग स्टडी करिए। और एक चीज़ ज़रूर, आप जो आपके साथ हमने प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट किया है, उस चीज़ को आप भी निभाइए कि इसको लाइक करना है और शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि हर एक वो दोस्त आपके तक आपको ये वीडियो पहुंच सके और हर लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, और ताकि ये डिफरेंस देख सकें। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बातें होती भी रहेगी। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अलाइनमेंट ऑफ रेलवे लाइन। अब देखिए, अलाइनमेंट ऑफ रेलवे लाइन से क्या समझते हैं। जैसे एक टर्म ही हो गया अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि पोजीशन, और जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, तो रेलवे जो लाइन है, उस ट्रैक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, ताकि कॉस्ट मिनिमम होगा, ताकि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगे। तो ये सब चीजें क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम लगे। तो ये सब सारी बातें क्या हैं जो आपको अलाइनमेंट में ध्यान रखना होता है। अब देखिए, अलाइनमेंट मतलब क्या समझे, डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक। जो रेलवे ट्रैक है, जो रेलवे ट्रैक जैसे ही आपको रेलवे ट्रैक जो होता है, देखिए इस तरह से ये रेलवे ट्रैक, ये रेलवे लाइन क्या हुआ है, इसका अलाइनमेंट क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा। तो डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक, ठीक है, इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन। अब देखिए, हॉरिजेंटल प्लेन में मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये है, अब यहां से हम लोग क्या है, ऐसे आ रहे हैं और यहां से इसको इधर टर्न कर रहे हैं। तो हॉरिजेंटल टर्न में जो हॉरिजेंटल प्लेन में जो कर्व बन रहा है, तो वो क्या हुआ, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट हुआ। और वर्टिकल अलाइनमेंट क्या हुआ, जैसे देखिए आप कहीं कहीं देखते होंगे कि इस तरह से ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है, हल्का ग्रेडियंट। तो ये क्या होगा, आप देखिए ये तो वर्टिकल प्लेन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग इसमें देख रहे हैं। चलिए देखिए, अब ये क्या है, अलाइनमेंट ऑफ रेलवे लाइन। देखिए, इट रेफर टू द डायरेक्शन एंड पोजीशन गिवन टू द सेंटर लाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक ऑन द ग्राउंड इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। देखिए, सभी लोग को ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल, दूसरा पॉइंट है आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम क्या बताए हैं कि जो डायरेक्शन जो होगा आपको रेलवे ट्रैक का, किस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और इसमें क्या क्या आता है, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या हुआ, कोई कर्व बन रहा होगा, जैसे ये कर्व का रिलेशन आप जैसे हाईवे में और हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीजों को, वहां भी पढ़ेंगे। तो देखिए, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होगा, इट रेफर टू द डायरेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक इन प्लेन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल, in horizontal plane including the straight path and the curve it follows।
ठीक है। तो हॉरिजेंटल प्लेन में जो कर्व बनता है और जो पाथ वो फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग हॉरिजेंटल अलाइनमेंट कहते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू द डायरेक्शन इट फॉलोज इन द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, जैसे वर्टिकल प्लेन कहीं कहीं देखते होंगे कि इस तरह से आपको सेक्शन कहीं कहीं बनता है जो कि रेलवे ट्रैक इस तरह से, ये क्या हो गया? वर्टिकल प्लेन है। ये वर्टिकल प्लेन इस तरह से उठा दिया जाता है ऐसे, तो ऐसे जाके ब्रिज वगैरह जो बनता है रेलवे ब्रिज में, तो क्या होगा? वर्टिकल प्लेन में। तो इंक्लूडिंग लेवल ट्रैक ग्रेडियंट मतलब क्या होता है कि जैसे उसका आउटर पार्ट को इनर पार्ट के रेस्पेक्ट में इस तरह से उठा देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? आउटर। देखिए, आउटर पार्ट को इनर पार्ट के रेस्पेक्ट में इस तरह से अगर उठा दिया जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट का भी अपने इंपॉर्टेंस होता है। ग्रेडियंट इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि क्या हो कि ट्रैक पे कोई वाटर जो है, ट्रैक पे जो वाटर जो है उस पर क्या हो, वो कलेक्ट नहीं हो, वो आपको वहाँ पे जो लो लाइंग एरिया होगा वहाँ पे वो क्या हो जाए? बहकर चला जाए, फ्लो करके चला जाए। ठीक है, तो ग्रेडियंट एंड वर्टिकल कर्व यही चीज हो गया। जैसे वर्टिकल प्लेन में ही जिसको हम उठा रहे हैं, ऐसे ब्रिज बनता है, कहीं देखिए इस तरह से रेलवे ट्रैक उठा हुआ रहता है तो क्या होगा? वर्टिकल प्लेन में होता है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें होगी। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो अलाइनमेंट के लिए क्या क्या बेसिक चीज जो है वो रिक्वायरमेंट होता है। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के लिए क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल अलाइनमेंट। तो देखिए, अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आइडियल अलाइनमेंट के लिए। ठीक, तो अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो होगा आपका क्या है कि देखिए, पर्पस ऑफ न्यू रेलवे लाइन। आखिर जिस पर्पस के लिए हम लोग न्यू रेलवे लाइन को डिजाइन कर रहे हैं, जिस भी पर्पस के लिए हम रेलवे लाइन को डिजाइन कर रहे हैं, इट शुड सर्व दैट पर्पस। जिस पर्पस के लिए हम उसको डिजाइन कर रहे हैं उस पर्पस को वो पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरा देखिए, जैसे क्या होता है, जैसे पॉलिटिकल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, चाहे हो सकता है जैसे कोई डेवलपमेंट पर्पस से बनाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे किसी एरिया में, हिली एरिया में देखते होंगे क्या होता है, उस एरिया में अब डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रैक बनाया जाता है ताकि वहाँ पे हम लोग कोई भी सामान पहुँचा सके। चाहे कहीं पे इंडस्ट्री वगैरह बनाया जाता है, देखते हैं केवल वो ट्रैक केवल इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स के लिए, चाहे इंडस्ट्री के गुड्स के लिए ही वो स्पेशली बनाया जाता है। तो क्या होता है कि उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए हम लोग कहीं कहीं ट्रैक को डिजाइन करते हैं। तो देखिए, अब जिस पर्पस के लिए वो डिजाइन किया गया हुआ है तो आपका जो ट्रैक है वो पर्पस फुलफिल करना चाहिए, वो पर्पस सर्व करना चाहिए। दूसरा देखिए, अभी 2-3 पॉइंट से वो डिस्कस कर देते हैं हम। क्या है कि मिनिमम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ से ट्रेन लेकर जा रहे हैं तो उसको खींचने में, ऑपरेशनल मतलब उसको चलाने में पैसा क्या लगना चाहिए? बहुत कम लगना चाहिए। जो कॉस्ट है वो मिनिमम लगना चाहिए। ऐसा नहीं कॉस्ट लगेगा, नहीं कॉस्ट लगेगा, लेकिन बीइंग ए इंजीनियर, आप इंजीनियर हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो इंजीनियर का और काम क्या है कि जो भी डिजाइन है उसका कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, दूसरा है कि क्या है? एस्थेटिक कंसिडरेशन। अब एस्थेटिक कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ? देखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए, प्रिटी होना चाहिए, ताकि क्या हो, कहीं से भी लोग आए तो उसको एक बार जरूर देखने जाए। तो इससे क्या होगा? आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो उससे इनकम जनरेट होगा। इनकम जनरेट हो, जैसे वहां पे जाते हैं,
जैसे मान लीजिए टूरिस्ट प्लेस होता है, तो वहाँ पर टूरिस्ट घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे लोकल जो भी लोग होते हैं उनका कुछ जो भी अपना लोकल बिजनेस करते हैं तो उनसे उनको बेनिफिट मिलता है। तो मतलब एक तरह का क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। तो उसी तरह से क्या हुआ, एक एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि देखने में बहुत सुंदर लगता है आपको, तो क्या होता है एक आदमी घूमने के पर्पज से भी वहां पे जाता है। तो एस्थेटिकली मतलब क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि उसका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। देखिए तो हम लोग पहला पॉइंट क्या डिस्कस किए थे कि इट शुड सर्व द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन डिजाइन, मतलब जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है वो पर्पस वो फुलफिल करना चाहिए। ठीक है। दूसरा हम क्या बोले हैं कि ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मतलब ऑपरेशनल मतलब उसको चलाने के लिए, गुड्स को जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, लोगों को, पैसेंजर को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या होना चाहिए, उसका कॉस्ट मिनिमम लगना चाहिए। क्लियर है क्या। दूसरा क्या है, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए। और दूसरा काफी प्लीजिंग होना चाहिए। अट्रैक्टिव मतलब क्या, काफी फैसिनेटिंग होना चाहिए, मतलब काफी देखने में सुंदर होना चाहिए, मतलब एक बार आप देखें तो आपका मन उसकी तरफ खींचा हुआ चला जाए। क्लियर है। तो अब देखिए दूसरा क्या है कि उसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जैसे मान लीजिए जब बना रहे हैं उस टाइम उसका कॉस्ट बहुत कम से कम हो। दूसरा जब उसका मेंटेनेंस वर्क होता है तो वो भी क्या होना चाहिए, बहुत कम से कम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंफर्ट, जैसे कंफर्ट मतलब क्या होता है, आराम। कंफर्ट और सेफ्टी मैक्सिमम होना चाहिए। जो पैसेंजर को कंफर्ट मिलता है ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, तो वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सेफ्टी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। और एक लास्ट पॉइंट क्या है आपका, जो डिस्टेंस होगा, जो रूट होगा, जो भी आप ट्रैक बना रहे हैं, तो ट्रैक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत आप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। कोशिश ये होना चाहिए कि वो जो आपका जो रूट है ट्रेन का, जो रेलवे लाइन का जो रूट है, वो दो पॉइंट के बीच में, दो डेस्टिनेशन के बीच में मिनिमम होना चाहिए। तो रूट क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। क्लियर है क्या। द डिस्टेंस बिटवीन टू डेस्टिनेशन शुड बी, या 2 पॉइंट शुड बी मिनिमम। क्लियर है क्या। तो ये 6 पॉइंट है जो कि आप ध्यान में रखिएगा। नोट्स में इसका प्रॉपर लिखा हुआ है, नोट्स में आपको। क्लियर है। देखिए तो फर्स्ट क्या है कि पर्पस ऑफ न्यू रेलवे लाइन। तो इसमें आप क्या लिख दीजिएगा कि इट शुड सर्व द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन डिजाइन। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट शुड serve the purpose for which it has been designed। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्या कह सकते हैं कि देखिए कहीं कहीं क्या होता है, पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो वो क्या होना चाहिए, पॉलिटिकली जो भी जिस पर्पस के लिए उसको डिजाइन किया गया है वो पर्पस सर्व करना चाहिए। दूसरा क्या है कि जैसे कोई भी रेलवे लाइन जो पहले से है, अब हम चाहते हैं कि उसको और शॉर्ट करें, तो उसके लिए बनाया जाता है। देखिए तो शॉर्टनिंग ऑफ existing रेलवे लाइन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है और डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी होता है। देखिए तो ये सब सारा पॉइंट्स है जो कि हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑपरेशनल कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि ऑपरेशनल कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ठीक। ये सब देखिए अब क्या इसमें हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर हो, इसलिए ये सब चीजें लेकिन हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते, आप अपना नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें आप लिख लीजिएगा ऑपरेशनल कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ठीक है। अब क्या है, एस्थेटिक कंसिडरेशन। देखिए तो एस्थेटिक, अब देखिए तो एस्थेटिक
एस्थेटिक कंसिडरेशन। अब देखिए तो एस्थेटिक कंसिडरेशन जो है, एस्थेटिक कंस्ट्रक्शन क्या हो, एस्थेटिक कंसिडरेशन क्या होना चाहिए कि इट शुड वेरी अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग। अट्रैक्टिव मतलब क्या होना है, बहुत मतलब आप उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, मतलब बहुत आपको मन को मोहित कर ले रहा है वो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। एक क्या होगा आपका कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ये होगा शुड बी मिनिमम, यही क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट क्या है आपका जो दो देखिए, जैसे दो भी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस क्या होगा, देखिए एक ये ऐसा हो सकता है और एक ये हो सकता है। ये क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है। तो आपका रूट क्या होना, शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए, ठीक है। एक और पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका रूट क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, और पैसेंजर को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसका सेफ्टी होना चाहिए और कंफर्ट होना चाहिए। देखिए ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये बस पॉइंट ध्यान रखिए, उसमें तो एग्जाम अपना बना ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम सेफ्टी एंड कंफर्ट मतलब क्या हो गया कि पैसेंजर को मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके उसको सेफ्टी और कंफर्ट मिलना चाहिए। तो सिंपली ये लिख देंगे कि द ट्रैक विच इज डिजाइन शुड प्रोवाइड मैक्सिमम सेफ्टी एंड कंफर्ट टू द पैसेंजर्स और फॉर ईज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट रूट क्या होना चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन शुड बी शॉर्टेस्ट। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेविंग होगा, आपका क्या होगा, फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा, ठीक है। दूसरा क्या, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट, जैसे कंस्ट्रक्शन हम अभी करते हैं, मेंटेनेंस जब ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जब उसको हम यूज कर रहे होते हैं उस टाइम देखते होंगे प्रॉपर एनी टाइम मेंटेनेंस चलता ही रहता है, तो वो कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। एक क्या है, एस्थेटिक कंसिडरेशन मतलब कि देखने में काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, काफी प्लीजिंग होना चाहिए। तो ऑपरेशनल देख क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट शुड बी मिनिमम। एक क्या होना चाहिए, ऑपरेशनल कॉस्ट है ये, सॉरी इसको आप सही कर लीजिएगा, ये क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और एक पहला पॉइंट क्या हो गया कि द पर्पस फॉर न्यू लाइन बनाया गया है वो उस पर्पस को सर्व करना चाहिए। ये सब क्या हुआ, अलाइनमेंट के बारे में बात हुआ। देखिए जब यही सारा पॉइंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखिए आपको व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड अलाइनमेंट्स, चाहे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द। देखिए इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड अलाइनमेंट्स, चाहे व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड अलाइनमेंट्स। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट मिनिमम, ऑपरेशनल कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। रूट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना, रूट क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। मैक्सिमम सेफ्टी और कंफर्ट होना चाहिए पैसेंजर को, और जिस पर्पज के लिए हम लोग रेलवे ट्रैक को डिजाइन किए हैं वो पर्पज सर्व करना चाहिए। देखिए इस तरह से हम क्या है सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। और देखिए जब इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ना, जब मतलब पॉइंट वाइज उसको किसी भी चीज को रिमेम्बर करेंगे तो हमको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार दिमाग वो फिट हो गया उसको फिर हम अपने टूटी फूटी भाषा में लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। क्लियर है क्या, तो ये सब सारी बातें अलाइनमेंट का था, ठीक। तो देखिए जब ये बातें अलाइनमेंट था, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्रीप ऑफ रेल। तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट होगा क्या है, क्रीप ऑफ रेल। अब देखिए क्रीप ऑफ रेल क्या होता है, क्रीप ऑफ रेल, क्रीप ऑफ रेल क्या होता है कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ट्रैक है, अब मान लीजिए आपका बार बार ट्रेन चल रहा है इसी डायरेक्शन पे, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे मान लीजिए दो ट्रैक है, एक ट्रैक इस डायरेक्शन के लिए होता है, एक ट्रैक इस डायरेक्शन के लिए होता है। जब बार बार ट्रेन इसी डायरेक्शन में चल रहा होता है तो क्या होता है, ट्रैक में हल्का सा इसका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो जाता है, ट्रैक हल्का आगे मूव कर जाता है, इलोंगेट कर जाता है।
तो होता क्या है, तो जब इसी तरह से जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब एक लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन क्या होगा, ये ट्रैक है इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में क्या हो गया, ये ट्रैक क्या होता है, आगे मूव कर जाता है, हल्का मूवमेंट हो जाता है, कुछ mm का मूवमेंट हो गया, इसी को क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। तो क्रीप क्या हो गया, इट इज द लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ द ट्रैक, इट इज द लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ द रेलवे ट्रैक, ठीक है, इस रेल इज नोन एज क्या, क्रीप, ठीक है। Creep is defined as the longitudinal, क्या हो गया, longitudinal movement. Creep is defined as the longitudinal movement of the rail with respect to the sleeper। देखिए स्लीपर के रेस्पेक्ट में जब इसका आगे मूवमेंट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं, ठीक है। सबको आज समझ में आया क्या कि क्रीप क्या होता है, द क्रीप इज डिफाइंड एज द लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ द रेल विथ रेस्पेक्ट टू द स्लीपर इज नोन एज क्या, क्रीप, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें बहुत सारा थ्योरी दी गया है, ड्रैगन थ्योरी हो गया, परक्यूशन थ्योरी हो गया, और भी बहुत सारा थ्योरी है, बस एक थ्योरी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट एक थ्योरी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि परक्यूशन थ्योरी क्या होता है। देखिए इसको अच्छे समझना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जब रेलवे ज्वाइंट जहां पे है, देखिए इस तरह से अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे रेलवे ज्वाइंट है, ठीक है, तो रेलवे ज्वाइंट जैसे, चलिए सिंपली इसको समझते हैं पहले। देखिए जैसे ही जब रेलवे ट्रैक आता हो, जब रेलगाड़ी आता है, देखते होंगे एकदम बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वगैरह वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको वाइब्रेशन वगैरह देखने को मिलता है तो वाइब्रेशन देखने को मिलता है तो क्या होता है, जैसे देखिए अब जब पहिया जब इस पे चलता है, पहिया जब इस पे चलेगा, जब उसका व्हील इस पे मूव करता है, तो होता क्या है, देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे ही आपको पहिया इस पे व्हील जब उसका मूव करता है, तो ये जो है ना रेल जो है कुछ इस तरह से ये जो है इस तरह से जो है ये इस तरह से हल्का इसका मूवमेंट होता है। तो देखिए होता क्या है कि ये तो आपका जैसे देखिए ये जो हुआ आपको, अब क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे क्या है, इसका व्हील होता है ये, ठीक है। तो अब देखिए ये व्हील जैसे ही यहाँ पे आया, ये व्हील जैसे ही ऐसे मूव किया, तो ये क्या हो गया, अब ये वाला जो पोर्शन है आगे वाला इस तरह से आगे, ये तो इस पोर्शन को दाब देता है, ये क्या होगा, इस तरह से उठ जाता है। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये इसी तरह से फिर आगे मूव करता हुआ चला जाएगा। और यही जो प्रोसेस है बार बार रिपीट होता है, तो ये एक परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल क्रीप कह देते हैं। कि जब ये कोई व्हील है और इसकी वजह से जब पार्टिकुलर इसी डायरेक्शन में अगर केवल ट्रैक रेलगाड़ी चल रहा है, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में तो आपका क्या होगा, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको क्रीप कहते हैं। क्लियर है क्या? तो सभी को ये बात क्लियर होना चाहिए। यही क्या कहता है, परक्यूशन थ्योरी कहता है, ठीक है। तो देखिए परक्यूशन थ्योरी क्या कहता है, और भी इस तरह, और भी देखिए, और भी क्या और समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये ज्वाइंट है, जैसे यहां पे क्या हो गया, रेलवे ज्वाइंट है। अब जैसे ही क्या होगा, कोई रेलगाड़ी आया, जैसे ही इस पे कोई रेलगाड़ी आया, अब जैसे ही इस ज्वाइंट पे, जैसे ये ज्वाइंट पे इसको, ये यहां पे है, अब इस ज्वाइंट पे जैसे ही आगे जाएगा तो होगा क्या, जैसे कि इसको ट्रेलिंग बोलते हैं या इसको लीडिंग बोलते हैं। जैसे ही ये जैसे ही ये ट्रेलिंग रेल है, इसको छोड़ते हुए आगे जाएगा, तो होता क्या है, यहाँ पे ये हल्का नीचे जाएगा और ये क्या होगा, हल्का नीचे जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, इस तरह से आगे मूव करता हुआ ये आगे इस तरह से बढ़ता चल जाता है।
तो ये क्या होगा, ये इसको पीछे पुश करेगा, और ये क्या होगा, जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो फिर ये क्या होगा, इस तरह से ये आपका वेव एक बनता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसमें एक आपका लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है, लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट क्रिएट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। क्लियर है क्या? तो यही क्या होता है, हमारा परक्यूशन थ्योरी है। तो देखिए अब ये क्या कहता है कि देखिए थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में भी कि क्रीप इज डेवलप्ड ड्यू टू द impact of wheels at the rail and at the rails end ahead of a joint। क्या है, क्रीप इज डेवलप्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ व्हील एट द रेल एंड हेड ऑफ द जॉइंट। अब क्या हुआ, जैसे ही वो ट्रैक जहां पे देखते होंगे कि जहां पे रेल चेंज होता है, वहां पे जैसे ही रेल चेंज होता है, जैसे ये रेल है इसका, जैसे ही इसको व्हील क्रॉस करता है तो एक अजीब तरह का साउंड क्रिएट होता है। तो वहां पे क्या होता है, सडनली वो जर्क करता है। जब सडनली इस पे जर्क करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये दब जाता है और ये वाला पोर्शन उठता है, जहां पे ज्वाइंट होता है वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो वहां पे क्या होगा, इस तरह का एक आगे वाला पोर्शन उठ जाता है। यही प्रोसेस क्या होगा, बार बार रिपीट होता है, तो एक इस डायरेक्शन में एक डिफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अब देखिए उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए तो एज द व्हील ऑफ द मूविंग ट्रेन लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना, लीव द ट्रेलिंग मतलब क्या, पीछे वाले को, ट्रेलिंग रेल एट द ज्वाइंट द रेल गेट pushed forward causing it to move longitudinally in the direction of traffic। ट्रैफिक मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में आपका गाड़ी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, एंड that is how the creep generate। इस तरह से क्या होता है, हमारा क्रीप जनरेट होता है, ये थ्योरी कहता है। देखिए तो ये सब सारा आपको हम नोट्स भी देंगे, तो ये सब सारा आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, एज द व्हील ऑफ द मूविंग ट्रेन लीव द ट्रेलिंग रेल, जैसे ही क्या होगा कि ये आपको रेल है, ट्रेलिंग रेल, ये क्या हो गया, जैसे ही ये ट्रेलिंग रेल को पीछे छोड़ेगा, ठीक है, एट द ज्वाइंट द रेल गेट पुश्ड फॉरवर्ड। अब जैसे ही ये इसको छोड़ेगा, ये इसको क्या करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा, कॉजिंग इट टू मूव लॉन्गिट्यूडनली इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। अब इसी डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो ये इसको मजबूर करता है कि आगे ये मूव करे, और इस तरह से क्या होता है, एक क्रीप जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, परक्यूशन थ्योरी है। ठीक अब देखिए, अब हम लोग आते हैं अब हम लोग दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज
कॉजेज ऑफ क्रीप, क्रीप का कारण क्या क्या है। तो देखिए अब क्रीप का कारण क्या क्या है, तो देखिए क्रीप का कारण क्या क्या होता है कि जैसे देखिए अनबैलेंस ट्रैफिक। देखिए एक फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं हम, अनबैलेंस ट्रैफिक मतलब क्या हो गया, एक ट्रैक पे बहुत ज्यादा गाड़ी दौड़ाया जा रहा है और दूसरे ट्रैक पे बहुत कम है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्रीप होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे आप कहता है ना कि किसी एक चीज को आप बार बार आप यूज कर रहे हैं तो वो उसका देखते हैं वो बहुत जल्दी उस डेटोरिएट होता है। जिस रास्ते पर आप देखते हैं बहुत ज्यादा गाड़ी चलता है तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी खराब होता है, ठीक है। तो उसका मेंटेनेंस क्या होता है, बार बार करना पड़ता है। तो उसी तरह से क्या है, सबसे पहले क्या है, अनबैलेंस्ड ट्रैफिक। अनबैलेंस ट्रैफिक का दूसरा ये भी मतलब होता है, जैसे मान लीजिए देखिए अब ये मान लीजिए कोई ट्रैक है, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में जो है ट्रेन को मूव करा रहे हैं, केवल इसी डायरेक्शन में इस ट्रेन को मूव करा रहे हैं। और दूसरा अगर हम क्या करते हैं, इस इधर से भी जैसे एक गाड़ी इधर से जाता है, 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 तो क्या होता है, जितना ये आगे जाता फिर दूसरा वाला आके उसको बैलेंस कर देता, तो उस टाइम वैसे जगह आपको क्रीप कम देखने को मिलता है। लेकिन जब वन डायरेक्शन मूवमेंट होता है ट्रैफिक का, अगर एक डायरेक्शन में ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो उस केसेस में क्रीप ज्यादा डेवलप होने का चांसेस हो जाता है। क्लियर है। तो जैसे आपको ये हो गया, ठीक। दूसरा ये अनबैलेंस ट्रैफिक में आपका क्या होता है, क्रीप डेवलप होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। वही चीज लिख देंगे कि इन डबल लाइन, जैसे डबल लाइन में क्या होता है कि डबल लाइन में एक ट्रैक पे एक ही डायरेक्शन में जाता है, आपको क्या आपका जो ट्रेन होता है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, क्रीप डेवलप होने का ज्यादा चांसेस हो जाता है। तो लिख लेते हैं, चलिए लिख देते हैं आपको, इन द डबल लाइन traffic move in one direction due to which creep developed in that direction। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया अनबैलेंस ट्रैफिक। दूसरा क्या होता है, पुअर मेंटेनेंस। अगर हमारा मेंटेनेंस जो है वो अगर अच्छा नहीं होता है तो उसके कारण भी क्या होता है, हमारा क्रीप डेवलप होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे क्या हुआ, कहीं एक्सपेंशन ऑफ गैप हो रहा है, इम्प्रॉपर एक्सपेंशन ऑफ गैप हो रहा है, उसको हम लोग फिलिंग नहीं करना है गैप को, तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा, वहां पे ज्यादा आपको क्रीप होने का ज्यादा चांस हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि जैसे जो रेल ज्वाइंट है उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है रेल ज्वाइंट का, तो वहां पे क्या होता है, रेल ज्वाइंट का अगर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होगा तो वहां पे क्या होता है, आपका क्रीप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग जहां पे है वहां पे मेंटेनेंस करना पड़ता है बार बार, तो वो अगर नहीं कर रहे हैं तो क्रीप होने के चांसेस बढ़ जाएगा। मतलब कि ड्यू टू इम्प्रॉपर मेंटेनेंस क्रीप हैज बीन ऑकर्ड। ठीक है। तो और कहां एट द रेल ज्वाइंट हो गया, चाहे पॉइंट एंड क्रॉसिंग हो गया, ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो इसमें ये चीज तो अब आप समझ ही गए हैं, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर की वजह से क्रीप कैसे होता है, जैसे देखिए अब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेलवे लाइन जो होगा उसकी इलोंगेशन होगा। किसी भी चीज को आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होता है, इलोंगेट होता है। ठंडा में फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे ये रेलवे लाइन है और ये है, अगला वाला ये है, दोनों के बीच में हम गैप रखे हुए हैं। मान लीजिए इलोंगेशन हुआ, अभी क्या हुआ, इलोंगेट हो गया, इधर इसको पूरा फिर क्लोज कर दिया और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, इसके बीच में क्या हो गया, ज्यादा स्पेस हो गया। तो होता क्या है, ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर आपको क्या होता है, आपका ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, कोई गैप आपका पूरा भर जाता है और कोई गैप ओपन रह जाता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको क्रीप डेवलप होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, तो क्रीप ऑल्सो डेवलप
देखिए तो क्रीप ऑल्सो डेवलप, ठीक है, ऑल्सो डेवलप ड्यू टू वेरिएशन, causes contraction and expansion of the rail joint, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। अब क्या होता है, देखिए जहां पे जब आप किसी भी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, जब रोकते हैं तो देखते हैं क्या कि रोड पे बहुत ज्यादा जर्क लगता है अचानक से। जैसे आप मान लीजिए हम चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, कोई हमको अचानक से रोक दिया तो क्या होता है, एक खटाक से चोट लगता है, मतलब आप बहुत तेजी से उसको पुश करते हैं तो होता क्या है, जैसे हम देखते होंगे जहाँ पे अगर मिट्टी, ये चीज आपको मिट्टी पे ज्यादा फील होगा। आप मिट्टी पे जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करिए, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हल्का मिट्टी उखड़ जाता है, मिट्टी निकल कर बाहर आ जाता है। चाहे जैसे ही आप ब्रेक, अगर मिट्टी पे क्या होगा, जैसे ही आप ब्रेक लगाइए तो वहां पे दिखता है कि आपको वो हल्का सा मिट्टी बाहर निकल कर आएगी, मिट्टी उखड़ जाता है वहां से। तो इससे क्या पता चलता है कि सर्टेन मोमेंट पे वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स लग जाता है। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो अपना मोमेंटम चेंज करते हैं, आप अपना इनर्शिया चेंज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मोमेंटम इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि जब आप रेस्ट में हैं तो आपका बॉडी क्या चाहता है, रेस्ट में रहना। अगर मूवमेंट में है तो आप क्या चाहते हैं, बॉडी मूव ही करना चाहता है। यही इनर्शिया होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है कि ये बॉडी जो है रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे क्या कि जैसे आप ट्रेन में चलिए, आप बस में बैठे हुए हैं, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारता है आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका बॉडी क्या था, उस टाइम मोशन में था, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया गाड़ी ब्रेक, जैसे ही वो ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपका बॉडी क्या चाहता है, मोशन में रहना चाहता है, लेकिन आपका गाड़ी क्या हो गया, ब्रेक लगाने से रुक जाता है। तो इससे क्या हो गया कि आप आगे बढ़े चलाते हैं थोड़ा सा। यही रीजन होता है, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए when train accelerate मतलब जैसे स्टार्ट हुआ, when train accelerate it pushed thrust। जैसे देखिए जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, वो पीछे की तरफ उसको पुश करता है, ठीक है। तो उसको पीछे की तरफ पुश करेगा, ठीक। और जैसे ही ट्रेन स्टॉप होता है वो कहाँ पुश करता है, आगे की तरफ पुश करता है। जैसे ही ब्रेक आप लगाइएगा तो ये चीज आगे की तरफ पुश करता है, इसकी वजह से भी क्रीप होता है, ठीक है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो व्हेन ट्रेन एक्सेलरेट इट पोस्ट थ्रस्ट बैकवर्ड, ठीक है। एंड व्हेन इट stop it pushes forward, thrust forward, which lead to development of creep, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका आयरनिंग इफेक्ट ऑफ द आयरनिंग इफेक्ट ऑफ द व्हील। तो आयरनिंग इफेक्ट की वजह से भी क्या होता है, क्रीप का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये जब सारा पॉइंट क्या था, ये सारा क्या था, कॉजेज ऑफ क्रीप के बारे में था, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए क्रीप जो डेवलप हुआ उसके डेवलपमेंट की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है। तो ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रीप व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द क्रीप, कि देखिए अब क्रीप डेवलप हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या होता है, देखिए। तो इफेक्ट ऑफ ठीक है, तो देखिए तो
फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट इसका हम लोग देख रहे हैं कि स्लीपर आउट ऑफ द स्क्वायर, कि स्लीपर्स आउट ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब समझाते हैं अभी आपको हम कि देखिए क्या होता है जब बहुत ज्यादा स्क्वायर के यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे अभी स्लीपर को आप यहाँ पे फिक्स किए हैं, ठीक है, जब बहुत ज्यादा क्रेप डेवलपमेंट होता है ना, उसके साथ साथ क्या होता है स्लीपर भी हल्का अपने पोजीशन से आगे पीछे हो जाता है। मतलब जैसे ये है स्लीपर, अब देखिए अब क्रीप जैसे इस वाले रेल में ज्यादा हो गया तो हो सकता है ये अपना पोजीशन से थोड़ा सा इस तरह से मूव कर गया। तो यही क्या कहते हैं हम लोग कि स्लीपर जो है अपने पोजीशन से चेंज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं कि स्लीपर बिकम्स आउट ऑफ द स्क्वायर, स्लीपर अपने जगह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्लीपर वही चीज लिख दे रहे हैं कि स्लीपर्स, देखिए तो वही चीज हम लोग नेक्स्ट अब लिख रहे हैं क्या, स्लीपर मूव आउट ऑफ देयर, स्लीपर मूव आउट ऑफ देयर पोजीशन, स्लीपर मूव आउट ऑफ देयर पोजीशन as a result of creep। क्रीप की वजह से क्या होता है स्लीपर अपने पोजीशन से क्या होता है कि वो अलग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बिकम्स आउट ऑफ स्क्वायर, मतलब कि अपने पोजीशन से वो अलग हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक्सपेंशन इन गैप, जो गैप एक्सपेंशन इन गैप गेट डिस्टर्ब। अब देखिए जो हम लोग क्या है कि हम लोग जो एक्सपेंशन जो होता है, जैसे आप मान लीजिए हम जहां कुछ जगह क्या होता है गैप छोड़ा जाता है, कि जैसे ड्यूरिंग समर में क्या होता है एक्सपेंशन होता है, तो क्या हो सके कि टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपेंशन होता है तो हम इतना गैप रखे होते हैं ताकि वो स्पेस जैसे ही वो एक्सपैंड होगा तो वो जगह आके फुलफिल कर ले, फिर अपनी जगह पे वापस चला जाए। अगर नहीं आप गैप छोड़िएगा, जैसे मान लीजिए देखिए अब ये इस तरह से हम आप गैप नहीं छोड़े हुए हैं, लेकिन जब इसका एक्सपेंशन होगा तो अपने पोजीशन से क्या होगा इस तरह से बाहर चला जाएगा, इसलिए गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू द एक्सपेंशन क्या होगा, कहीं पे क्या होगा गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे गैप क्या होगा पूरा क्लोज हो जाएगा। तो एक्सपेंशन इन गैप गेट डिस्टर्ब, जो एक्सपेंशन आप गैप में दिए हुए हैं वो क्या होगा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या होगा ड्यू टू, देखिए तो ड्यू टू क्रीप क्या होगा कि ड्यू टू क्रीप एक्सपेंशन गैप widen at some places and closes at others। कहीं पे क्या होगा बहुत ज्यादा गैप फैल जाएगा, कहीं पे क्या होगा पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि डिस्टॉर्शन, नेक्स्ट जो है डिस्टॉर्शन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। देखिए जहां पे जो क्रॉसिंग होता है तो वहीं पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग, देखिए ये चीज हम लोग को पढ़ना भी है। देखिए पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्रैक आगे जा रहा है और यहीं से हम क्या हुआ एक इधर से फर्दर दूसरा कोई ब्रांच डाल दिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग कहते हैं। तो अब क्या होगा इस तरह से अगर एक्सपेंशन होगा तो आपका क्या होगा, जब एक्सपेंशन होगा तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो आपका जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वहां का अलाइनमेंट जो है वो खराब हो जाता है। तो अलाइनमेंट वहां का खराब हो जाएगा आपका। तो देखिए तो कि ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ क्रीप alignment get disturbed at point and crossing। तो
तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। चौथा पॉइंट ये है कि डिफिकल्टी इन चेंजिंग रेल। अब देखिए, जब कभी कभी एक सर्टेन टाइम के बाद हर चीज का एक एज होता है, एक एज के बाद क्या होता है, हमको उसको चेंज करना होता है। तो देखिए, तो उस टाइम क्या होगा, आपको काफी डिफिकल्टी फेस करना होता है, डिफिकल्टी इन चेंजिंग रेल। जब हम आपको रेल को जब चेंज करना होता है तो आपको उस टाइम क्या होगा, काफी डिफिकल्टी फेस करने को मिलता है। देखिए, आप जैसे क्रीप हो जाता है, उसके वजह से क्या होगा, कुछ रेल क्या होगा, बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा, कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया होगा, कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेशन मतलब कि इस तरह से डिप्रेशन मतलब दब गया होगा। तो उस टाइम क्या होता है, काफी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, उसको निकालने में क्या होता है, काफी डिफिकल्टीज होता है। सिंपली इसमें लिख देंगे कि ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रीप इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द रेल। रेल मतलब क्या होता है, वही पटरी, ठीक है, जो लोहा, जिस व्हील जो है, जिस लोहे पे चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको रेल कहते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट होता है बल्किंग, नहीं बकलिंग, बकलिंग ऑफ ट्रैक। इस ट्रैक का क्या होगा, बकलिंग मतलब क्या होता है, इस तरह से देखिएगा कि एक लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है, वो इस तरह से झुक जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। फिर इसमें भी लिख देंगे ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रीप इन सम लोकलाइज्ड पोजीशन ट्रैक बकल्ड, ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक। एक और पॉइंट है, दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑन इंटरलॉकिंग। देखिए, जहां पे इंटरलॉकिंग होता है मतलब जहां पे ज्वाइंट होता है, जहां पे दो रेल को जोड़ा जाता है, तो वो भी क्या होता है कि आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें लिख देंगे ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रीप इंटरलॉकिंग एट द पॉइंट एंड क्रॉसिंग गेट डिस्टर्ब, ठीक है। तो ये सब सारा 6 पॉइंट हो गया। देखिए, स्लीपर आउट ऑफ द स्क्वायर मतलब ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रीप स्लीपर्स गोज आउट ऑफ देयर पोजीशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि स्लीपर आउट ऑफ द स्क्वायर। फिर क्या है, एक्सपेंशन गेट डिस्टर्ब। अब क्या है, एक्सपेंशन जो एक्सपेंशन होता है, जो गैप में जो हम लोग एक्सपेंशन गैप प्रोवाइड कर रखे होते हैं, वो क्या होता है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं पे क्या होगा, कहीं पे गैप पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, कहीं पे गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा खुल जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। अब जहां पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग अभी समझाए भी थे आपको, पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या होता है, जैसे एक ब्रांच ये जा रहा है और यहां से क्या होता है, इस तरह से दूसरा ब्रांच निकलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग बोलते हैं। तो क्या होगा, वहां का अलाइनमेंट भी काफी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा अगर क्रीप डेवलप हो गया है तो उस टाइम आपको क्या होगा, इस टाइम डिफिकल्टीज आएगा कि डिफिकल्टी इन चेंजिंग द रेल। जब रेल को आपको चेंज करना होगा उस टाइम काफी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलता है। फिर क्या है कि बकलिंग ऑफ ट्रैक का क्या होता है, जब ट्रैक आप कहीं देखिएगा इस तरह से झुक जाता है, वो काफी लोड पड़ने की वजह से। तो इफेक्ट ऑन इंटरलॉकिंग। अब दूसरा क्या है, इंटरलॉकिंग, जहां पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे क्या होता है, दोनों रेल को जोड़ा जाता है, उसी को इंटरलॉकिंग कहते हैं, इंटरलॉक कर दिया जाता है। तो वो भी क्या होता है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग इंटरलॉकिंग गेट डिस्टर्ब, ठीक है। तो ये सब सारा पॉइंट्स जो कि ध्यान में हमको रखना है। अब देखिए, इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को याद रखना है। देखिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, तो वो कौन सा पॉइंट है, देखिए, तो वो पॉइंट हम लोग लिखेंगे किसमें, नोट में, लेकिन हम अभी डिस्कस कर देते हैं पहले। देखिए, क्रीप को मेजर किससे किया जाता है, आखिर इसमें क्रीप डेवलप हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल इसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो आखिर कितना हुआ, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्रीप इंडिकेटर। जैसे अब मान लीजिए हम रेल को इतना मेजर कर लीजिए, हाँ रेल जो है इतना लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ इतना होना चाहिए, अब वहां पे मेजर करके देखा जाता है कितना है, तो देखा जाता है इन दोनों में अब कितना का एक्सीड, ये जो बाद वाला रेल है वो कितना से एक्सीड हुआ है, वही क्या हो जाता है, उसका क्रीप हो जाएगा। तो क्रीप इंडिकेटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्रीप को मेजर करते हैं, ठीक। कभी भी जो क्रीप है 150 mm से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाता है, 150 mm से ज्यादा कहीं भी
आपको क्रीप अलाउ नहीं किया जाता। अगर इससे ज्यादा है तो रेल को उसको चेंज किया जाता है, उस ट्रैक को चेंज किया जाता है। ठीक है, अब ये मत कहिए कि सर इंडिया में तो इतने दिनों से है, लेकिन ठीक है वो ये सब चीजें आइडियल है, ये चीज होना चाहिए, लेकिन अब रियल लाइफ में कितना होता है, ऑन फील्ड बहुत सारा कम ही होता है। ठीक है, लेकिन हाँ उसी की वजह से देखते हैं बहुत सारा डेरेलमेंट वगैरह देखने को मिलता है, ट्रेन कहीं पे पटरी से उतर जाता है, एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा क्या है कि अब मान लीजिए हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे इस इधर क्रीप हो गया हुआ, लेकिन इसके आगे क्रीप नहीं है, तो अगर हम ऐसा क्या कर दें कि अगला वाला आगे क्रीप, ये जो क्रीप है आगे ट्रांसफर नहीं हो, तो उसके लिए एक हम लोग क्या होता है क्रीप एडजस्टर यूज करते हैं। तो क्रीप एडजस्टर क्या करता है, जैसे आप यहां पे लगा दिए ना, इस क्रीप को यहीं रोक देगा, इससे आगे नहीं बढ़ने देगा, मतलब आगे वाला ज्वाइंट है उसको जाम कर देता है। द क्रीप एडजस्टर इज यूज टू जाम द फर्दर ज्वाइंट्स, उसको जाम कर देता है और उसको क्रीप से सेव कर लेता है। अब देखिए बहुत जगह जैसे आप देखने को ट्रैक पे मिलेगा क्रीप एंकर भी यूज किया जाता है। तो क्रीप एंकर किस लिए यूज किया जाता है, टू रिड्यूस द क्रीप। जैसे मान लीजिए क्रीप तो होना ही है, अब उसको कैसे रिड्यूस किया जाए उसके लिए क्रीप एंकर यूज करते हैं। उसको डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट क्या देखें कि क्रीप इंडिकेटर किस लिए यूज किया जाता है, क्रीप को मेजर करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्रीप कभी भी ऑन किसी भी रेल पे 150 mm से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि क्रीप एडजस्टर जो है यूज टू जाम द ज्वाइंट अहेड ऑफ द रेल। जैसे अहेड ऑफ द ज्वाइंट, एक पर्टिकुलर ज्वाइंट के बाद जो और भी बहुत सारे ज्वाइंट, ऐसा थोड़ी एक ज्वाइंट है उसके बाद ज्वाइंट नहीं होगा, तो एक ज्वाइंट को हम लोग ये जाम कर देते हैं ताकि जो क्रीप है आगे ट्रांसफर नहीं हो पाए। दूसरा क्या है, क्रीप को कैसे रिड्यूस किया जाए, तो बाय यूजिंग क्रीप एंकर। यही चारों पॉइंट्स हम लोग नोट में लिखेंगे। देखिए तो फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि क्रीप इज मेजर्ड बाय क्रीप इंडिकेटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या क्रीप इंडिकेटर यूज करते हैं मेजर करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, देखो तो क्रीप should not be greater than 150 mm। दूसरा पॉइंट है कि क्रीप can be reduced by using क्रीप एंकर। क्रीप एंकर को यूज करके हम लोग क्रीप को देखिए अब हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है ये, ठीक है, क्रीप एंकर किसको बोलते हैं, देखिए वो चीज हम आपको अभी बताना चाहते हैं डायग्राम के थ्रू। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, क्रीप एंकर बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा एक और पॉइंट है कि क्रीप एडजस्टर जिसको जाम करने के लिए यूज करते हैं। देखिए तो क्रीप एडजस्टर इज used to jam the joint ahead of the track। जो आगे है उसको जाम करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स था जो कि हम लोग क्रीप के बारे में पढ़े थे। पहले क्रीप क्या होता है, क्रीप के कारण क्रीप क्यों होता है, क्रीप के कारण क्या है, और क्रीप हो गया तो उसके वजह से क्या होता है। अगर क्रीप, अब देखिए अब क्रीप को मेजर कैसे किया जाए, क्रीप को मेजर कैसे किया जाए। दूसरा कि क्रीप को किस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारा का सारा हम लोग समराइज करके ये सारा पॉइंट हम लोग देख लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अलाइनमेंट से शुरू किए थे। तो अलाइनमेंट क्या होता है, डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ द रेलवे, ठीक है। तो इसको अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट कितने तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी हम कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसा टर्न करता है ना, कहीं कहीं देखिएगा टर्निंग इस तरह से रहता है तो उसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहते हैं। कहीं कहीं कि देख क्या रेलवे जो आपका लाइन होता है उसको कहीं इस तरह से हल्का उठा हुआ है तो इसको ग्रेडियंट कहते हैं। किस प्लेन में हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। कहीं कहीं देखिएगा इस तरह से रेलवे लाइन इस तरह से उठाया होता है तो किस प्लेन में हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। ये क्या हो गया, वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आपका अलाइनमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। देखिए तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जिस पर्पस के लिए उसको हम लोग डिजाइन कर रहे हैं वो पर्पस सर्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना है, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या हो गया कि कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या हो गया कि सेफ्टी और कंफर्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये सब क्या होगा, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गया, उसका गुड फीचर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट और नेक्स्ट हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, क्रीप। क्रीप क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, जो क्रीप लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है रेल का उसको हम लोग क्रीप कहते हैं। क्रीप का कुछ थ्योरी, परक्यूशन थ्योरी भी देखे थे, ठीक है। उस क्रीप का कारण क्या क्या होता है, तो देखिए क्रीप का रीजन, क्रीप का कारण क्या क्या है कि आपका देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, अनबैलेंस ट्रैफिक। मान लीजिए आप अगर डबल लाइन होता है तो किसी एक डायरेक्शन में देखते हैं, एक डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रहा है तो उसके वजह से क्या होता है कि जो भी मूवमेंट होता है रेल का वो किसी एक ही डायरेक्शन में होता रहता है। अगर इस डायरेक्शन से भी चलता व्हीकल तो क्या हो जाता, फिर वो दूसरे डायरेक्शन से मूव करता रहता तो फिर ये इफेक्ट क्या हो जाता, कम हो जाता। ठीक है, तो ये इफेक्ट कम हो जाता, ठीक। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि दूसरा पॉइंट क्या देखे थे उसमें कि हाँ पुअर मेंटेनेंस के कारण होता है कि हम लोग जैसे ज्वाइंट जो भी है उसका मेंटेनेंस प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहा है। देखते होंगे कि ग्रीस वगैरह डाला जाता है, उसमें लुब्रिकेंट वगैरह डाला जाता है ज्वाइंट पे ताकि क्या हो, प्रॉपर मतलब वो वर्क करता रहे। पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे ये चीज डाला जाता है। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। इसके वजह से क्या होता है कि क्रीप का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग की वजह से, जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या होता है पीछे की तरफ पुश करता है। इसके एग्जांपल देकर समझाया भी थे कि मिट्टी पे कोई व्हीकल स्टार्ट करते हैं, जैसे ही रोकते हैं तो वो आगे की तरफ पुश करता है, ठीक। दूसरा क्या है कि आयरनिंग इफेक्ट के वजह से भी ये सब होता है। फिर उसके बाद हम लोग उसके कॉज पे उसका इफेक्ट पे आए थे। इसके वजह से क्या होता है कि जो भी आपका स्लीपर होता है अपने पोजीशन से वो अपने, जैसे ये इसका पोजीशन है तो अपने पोजीशन से क्या होता है, गेट डिस्टर्ब हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर आउट बोलते हैं। कहीं कहीं क्या हो जाता है, देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है कि एक्सपेंशन, कहीं कहीं एक्सपेंशन जो होता है, जो एक्सपेंशन प्रोवाइड किया गया होता है, गैप जो प्रोवाइड किया गया होता है वो गैप क्या होता है, कहीं कहीं पूरा फिल हो जाता है, कहीं कहीं ओपन, कहीं कहीं बहुत ज्यादा खुला रह जाता है। तो क्या हो जाता है, एक्सपेंशन एंड द गैप गेट डिस्टर्ब, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आपका अलाइनमेंट है पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा क्या है कि जब आपका क्रीप बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है तो हमको जो रेल चेंज करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होता है। बकलिंग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बकलिंग ऑफ द ट्रैक हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इंटरलॉकिंग प्रोवाइड किया गया होता है, जैसे पॉइंट एंड जंक्शन पे जहां पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग होता है वहां पे, तो आपको क्या होता है, वो काफी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलता है कि वहां पे इंटरलॉकिंग क्या होता है, गेट डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए नोट में कुछ पॉइंट्स हम लोग देखे ही थे कि जो क्रीप कैसे मेजर किया जाता है, क्रीप इंडिकेटर के थ्रू। दूसरा क्या है, कभी भी क्रीप 150 mm से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रीप एंकर हम लोग यूज करते हैं फॉर रिड्यूस द क्रीप, ठीक है। और फिर देखिए क्रीप को जाम करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्रीप एडजस्टर यूज करते हैं। तो देखिए ये सब सारा पॉइंट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसको आगे स्टडी करेंगे। सो थैंक यू। और हम लोग देखिए आप लोग से आपसे एक निवेदन भी था और एक प्रॉमिस भी करवाए थे कि देखिए आप इसका जरूर फीडबैक देते रहें, ठीक है। आज आपको सारा नोट्स पीडीएफ अभी तक जो भी हम लोग पढ़े वो सब पीडीएफ के फॉर्म में आज नोट्स हम आपके ग्रुप पे शेयर कर देंगे,
ठीक है। और तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि बेहतरीन स्टडी करिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। सो थैंक यू, और फीडबैक जरूर दीजिए, तो क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर उतना ही बेहतर तरीके से आपके लिए आएगा। सो थैंक यू।